हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग यह पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटेन की संसद ने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। और इसके साथ साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि इस एक्ट के द्वारा क्या क्या बदलाव हुआ था। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो यह एक्ट कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास था। कहने का मतलब यह हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में, तब ब्रिटेन की संसद के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को जारी करके कंपनी पर नियंत्रण करने का इनका पहला प्रयास था। उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक गुप्त समिति, एक सेक्रेट कमेटी का गठन हुआ था। और इसी गुप्त समिति के सिफारिश पर 1773 ईस्वी में जिस एक्ट को पारित किया गया था, उसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया है। तो वह किसके सिफारिश पर जो है इस एक्ट को जारी किया गया था? तो वह गुप्त समिति के सिफारिश पर। और इस गुप्त समिति का, इस सेक्रेट कमेटी का जो है गठन किसने किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने किया था। तो यह जो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, उसके साथ साथ जो कंपनी में व्याप्त दोष हो गए थे, यानी उसमें जो दोष समाहित हो चुके थे, उस दोष को, यानी कंपनी के दोष को समाप्त करना। जो उसमें त्रुटियां आ गई थी उसे समाप्त करना, यही इस एक्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य था। तो अब बात करते हैं कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था, तो इस एक्ट के पारित होने से पहले कि अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए जो है एक निदेशक मंडल का गठन किया गया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और उस निदेशक मंडल में जो है एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य होते थे। यानी कुल कितने सदस्य इसमें शामिल थे? तो कुल 26 थे, जिसमें से एक निदेशक या फिर जिसे अध्यक्ष भी बोला जाता है, और एक उपनिदेशक जिसे उपाध्यक्ष भी कहा जाता है। तो बात करते हैं कि इस एक्ट के पारित होने से पहले कंपनी का संचालन करने के लिए जिस निदेशक मंडल का गठन किया गया था, तो इस निदेशक मंडल की जो कार्यावधि थी, यानी इनका जो कार्यकाल था, वह कितना था? तो वह 1 वर्ष का था। इसका मतलब यह हुआ कि इस निदेशक मंडल के सदस्यों का जो चुनाव प्रति वर्ष होता था, क्योंकि इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष था, तो इस वजह से इनके सभी सदस्यों का जो है वह चुनाव जो होता था वह प्रति वर्ष होता था। और इनके चुनाव करवाने का कार्य, मतलब काम कौन करता था? तो वह एक स्वत्वधारी मंडल था। इसी के द्वारा जो है निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष करवाया जाता था। और जब प्रति वर्ष उनके कुल सदस्यों का चुनाव हो जाता था, तब निदेशक मंडल के जो सदस्य होते थे, वो सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का वो लोग चुनाव करते थे। एक अध्यक्ष कहने का मतलब एक निदेशक, और एक उपाध्यक्ष कहने का मतलब एक उपनिदेशक। ठीक है। तो इस सदस्यों, मतलब जो इनके कुल सदस्य थे, तो वो सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का वो लोग चुनाव करते थे।
और यह जो अध्यक्ष जो होते थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य कार्यकारी होता था। तो यह तो है कि इस एक्ट के पारित होने से पहले की बात है कि इस निदेशक मंडल की कार्यावधि या कार्यकाल कितने वर्ष थी, तो 1 वर्ष थी। लेकिन अब बात करते हैं कि जब 1773 ईस्वी में जब इस एक्ट को पारित किया गया तब क्या बदलाव हुआ। तो एक्ट पारित होने के बाद की अगर बात करें तो अब इस निदेशक मंडल की कार्यावधि यानी निदेशक मंडल का जो अब कार्यकाल जो हो गया वह 1 वर्ष के जगह 4 वर्ष हो गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो इस एक्ट के पारित होने से पहले निदेशक मंडल के सदस्यों का जो चुनाव प्रति वर्ष होता था, लेकिन इस एक्ट के पारित होने के बाद जो है अब निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव जो है वह 4 वर्ष पर होगा। यानी इनका कार्यकाल अब कितना हो गया, 4 वर्ष, और पहले कितना था, तो 1 वर्ष था। लेकिन इसके साथ साथ यह भी शर्त रखा गया कि इस निदेशक मंडल के एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष को छोड़कर जो कुल 24 सदस्य बचते हैं, तो उस कुल 24 सदस्य के 1/4 सदस्य को प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करना होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस एक्ट के पारित होने के बाद निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष के जगह 4 वर्ष तो हो गया, लेकिन इसके साथ एक शर्त रखा गया कि यह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को छोड़कर जो अन्य 24 सदस्य बचते हैं, उस 24 सदस्य के 1/4 सदस्य को प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करना होगा। इसके साथ साथ बात करें कि इस एक्ट के पारित होने के बाद अब जो इस निदेशक मंडल का जो एक अध्यक्ष होता था, उस अध्यक्ष को चुनने का अधिकार, यानी उस अध्यक्ष को जो चुनने का अधिकार किसे प्राप्त था, तो कम से कम 1 वर्ष तक कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे हों। वैसे ही लोग जो हैं, वैसे ही अधिकारी इस निदेशक मंडल के अध्यक्ष को चुनने का उन्हें अधिकार प्राप्त होता था। लेकिन इस एक्ट के पारित होने से पहले कम से कम 1 वर्ष तक कंपनी में जिसके पास 500 पाउंड के शेयर धारक जो रहे हों वह चुन सकता था। लेकिन इस एक्ट के पारित होने के बाद जो है अब जो शेयर धारक कंपनी में कम से कम 1 वर्ष तक 1000 पाउंड के रहे हों वही अब अध्यक्ष चुन सकता था, वही लोग अध्यक्ष को चुनने में शामिल हो सकते थे। तो यह तो था निदेशक मंडल से संबंधित जो इंग्लैंड में स्थित थी। लेकिन अब अगर बात करें कि भारत के संदर्भ में इस एक्ट का क्या क्या मतलब प्रभाव पड़ा, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। भारत के संदर्भ में कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बात कर लेते हैं कि जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उस समय बंगाल के गवर्नर थे। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान ही इस एक्ट को लाया गया और इस एक्ट के माध्यम से ही अब जो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन अब उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके साथ साथ और क्या हुआ, तो मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी अंग्रेजों की, तो इन दोनों प्रेसिडेंसी को जो है अब कलकत्ता अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि इस एक्ट के पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी, तो मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता, और तीनों जो है एक दूसरे से स्वतंत्र थी। लेकिन इस एक्ट के पारित होने के बाद जो है मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को जो है अब वह बंगाल प्रेसिडेंसी के अर्थात कलकत्ता प्रेसिडेंसी के ही अधीन कर दिया गया पूर्ण रूप से। और इसका मतलब यह हुआ कि जो बंगाल के जो अब गवर्नर जनरल का जो पद लाया गया,
तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास के गवर्नर एवं बंबई के गवर्नर को उसके मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता प्रदान करने के लिए 4 सदस्यों वाली एक परिषद का, एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। किसके कामों में मदद करने के लिए? तो यह बंगाल के गवर्नर जनरल को सहयोग देने के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और वह जो 4 सदस्यों वाली जो एक परिषद का गठन किया गया, उसमें 4 सदस्य कौन कौन से थे? तो एक का नाम था फिलिप फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग, तीसरा मॉनसेन और चौथा बरवेल थे। यही वो 4 सदस्य थे जो इस परिषद के हिस्सा थे। इसके साथ साथ अब अगर बात की जाए तो यह गवर्नर जनरल एवं इन्हें सहयोग करने के लिए 4 सदस्यों वाली जो एक परिषद थी, तो ये लोग किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो ये लोग निदेशक मंडल, यह जो निदेशक मंडल था, इस निदेशक मंडल के प्रति जो है ये लोग उत्तरदायी थे। यह तो हुआ गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद से रिलेटेड जो है क्या बदलाव हुआ उसे हम लोग देखें। अब बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में इस एक्ट के पारित होने से 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यानी भारत में सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वह कहाँ पर हुई थी? तो वह कलकत्ता में। कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो वह 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। तो बात करें कि जब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो इस सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश थे? तो कुल 4 न्यायाधीश हुए, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है 4 न्यायाधीश, कुल 4 न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की गई थी, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो एक मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? तो एलिजा इम्पे था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो पहली बार गठन किया गया था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो एलिजा इम्पे बने थे। लेकिन 3 जो अन्य न्यायाधीश थे वो कौन कौन से थे? उनका नाम क्या क्या था? तो उनका नाम था चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। तो उनका नाम क्या क्या था? चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। अब अगर बात करें कि यह जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में, तो यह सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय था और इसके विरुद्ध जो अपील की जाती थी वह प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। अब सवाल उठता है कि यह अभिलेख न्यायालय क्या होता है और दूसरा यह प्रीवी काउंसिल क्या होता है। आखिर क्यों सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो आइए इससे समझते हैं कि अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय सुनाता है, जो फैसला सुनाता है, उसे लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी उस निर्णय को जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय, जो फैसला सुनाया जाता है उसे लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, एक साक्ष्य के रूप में, एक प्रूफ के रूप में। और उस साक्ष्य को जो है हर जगह, या फिर हम यह कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता है उस निर्णय को हर जगह एक साक्ष्य के रूप में, एक प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उस साक्ष्य को निचले स्तर के किसी भी न्यायालय में जब प्रस्तुत किया जाता है तब उस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय सुनाया गया है, जो निर्णय दिया गया है, उस निर्णय के प्रामाणिकता के विषय में किसी भी तरह का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है किसी भी निचले स्तर के न्यायालय में। तो इसे ही अभिलेख न्यायालय कहते हैं।
तो सर्वोच्च न्यायालय जिस सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वह सर्वोच्च न्यायालय कैसा न्यायालय था? तो वह अभिलेख न्यायालय था। लेकिन इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जो है अपील की जा सकती थी, कहाँ पर? तो वह प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। तो अब बात करते हैं यह प्रीवी काउंसिल क्या होता है। तो यह जो प्रीवी काउंसिल जो था, ब्रिटिश सम्राट को सलाह देने वाली एक संस्था थी। यह जो प्रीवी जो है यह प्राइवेट का जो है यह शॉर्ट फॉर्म है, और काउंसिल का मतलब क्या होता है? परिषद। यानी यह एक ऐसी काउंसिल थी, यह एक ऐसी परिषद थी जो ब्रिटिश सम्राट को सलाह देने का काम करती थी। तो अब हम लोग इसे इस तरह से समझते हैं, सरल शब्दों में समझते हैं कि ब्रिटिश संप्रभुता की अगर बात की जाए तो न्याय का जो उच्चतम स्रोत था वह ब्रिटिश सम्राट था। यानी ब्रिटिश शासक थे न्याय के उच्चतम स्रोत, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अंतिम रूप से अगर निर्णय जो कोई लेते थे तो वो थे ब्रिटिश सम्राट। लेकिन अंतिम रूप से जो फैसला वो सुनाते थे या जो निर्णय लेते थे वह किसके सलाह पर? तो वह प्रीवी काउंसिल के सलाह पर जो है वो कोई भी फैसला अंतिम रूप से सुनाते थे। तो इसी वजह से कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध जो अपील की जाती थी वह कहाँ पर? तो प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। अब बात करें कि भारत के संदर्भ में इस एक्ट के माध्यम से और क्या क्या मतलब कि बदलाव हुआ, तो बात करते हैं कि कंपनी के कर्मचारियों को इस एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी मान लीजिए कि कंपनी के वैसे कर्मचारी जो बिना लाइसेंस प्राप्त किए अगर किसी भी तरह का जो व्यापार कर रहे थे उस व्यापार को जो है अब प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों? इसलिए क्योंकि उन लोगों ने लाइसेंस, उस व्यापार से संबंधित लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था। इस वजह से इस एक्ट के द्वारा उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ साथ इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यही था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके माध्यम से ब्रिटेन की संसद ने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। और बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना, और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो आज हम लोगों का यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट टॉपिक समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।